Hello and welcome to this session. In this session today we are going to continue the same chapter, the cell, the unit of life. अब तक हमने इस चैप्टर के व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के सेशन में हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया और इसके सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को हमने डन कर लिया। अगर आप चाहें तो इसके सेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा इस सेशन में वो रहने वाला है यूकैरियोटिक सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को लेकर। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत डिफरेंस होता है। एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स हैं, इनके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज का डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में, वो सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं क्योंकि नीट में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे यूकैरियोटिक सेल दिख रही है। आई थिंक आप भी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे होंगे। नाउ सी, ये हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को लेकर। तो एनसीईआरटी कहती है कि व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो वो अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बावजूद भी वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं बिकॉज देयर फंक्शंस आर इन कोऑर्डिनेटेड वे। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी आप कह सकते हैं, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और इसीलिए इन ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ऐसा क्यों है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझाने के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब सपोज ये आपके पास एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके बीच में न्यूक्लियर पोर भी है। ये क्या है? न्यूक्लियस। यहां पर आप देख सकते हैं इसके पास सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स होती है इसकी, जिसे आप क्रिस्टे कहते हैं। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे तो इसकी डिटेल स्टडी आपको बताई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर आपको दिख सकता है कुछ वेसाइकल्स हैं। दीज आर दी गोल्जी बॉडीज, आपको दिख सकते हैं यहाँ गोल्जी बॉडीज भी हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। अब यहाँ हम बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि सेल के अंदर, तो इनसाइड द सेल सम ऑर्गेनेलीज जिनके पास अपना खुद का लिपिड मेम्ब्रेन है, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये मानने वाली बात नहीं है, ये होती है। और यहाँ सपोज एक हार्मोन आया, यहाँ एक हार्मोन आया।
तो अब मान लीजिए कि एक हार्मोन आकर सेल के रिसेप्टर से लग गया, तो सेल के अंदर सिग्नल्स आएंगी, सेल के अंदर सिग्नल आएंगी और ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस तक पहुंचाई जाएगी। अब न्यूक्लियस में जाकर इंफॉर्मेशन पहुंची कि सिग्नल आया है कि हमें एक प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। तो न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन इसलिए गई क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए। अब ये क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनवाएगा। ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जेनेटिक्स में पढ़नी है कि कैसे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन होगी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। अब यहां अगर आप देखें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होंगी जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। बट इसी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनेली है जिसे आप देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का इस कोऑर्डिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनको हम कहते हैं कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स नहीं हैं। ठीक, तो पार्ट्स कौन कौन से हुए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के? एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के पार्ट्स हो गए आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हो गए। तो आई थिंक आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको लेकर रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप देख पा रहे हैं, फिगर है आपका 8.5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो आपको साइटोप्लाज्म में कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वो फैले हुए नजर आएंगे और उन्हीं को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये हुआ, hence endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal that is inside the endoplasmic reticulum and extraluminal that is the cytoplasm compartment। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम देखते हैं इस स्लाइड पर। सी, मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर। ये आपके पास एक सेल है, इस सेल में आप देख पा रहे हैं, सपोज ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस का होना तो जरूरी है। ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। चलिए अब यहां अगर आप देखें तो यहां आपको देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या मिलेगा आपको, सपोज आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख गया। ठीक है, हम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर डिस्कस करते हैं, सपोज इसको। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां आपको समझ आएगा कि ये अंदर की स्पेस है, इस स्पेस का नाम क्या है, ल्यूमेन। इनर स्पेस को हमने क्या बोला, ल्यूमेन। बढ़िया। अब एनसीईआरटी कहती है कि बाय ऑब्जर्विंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आप एक यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वी ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन हैविंग लॉन्ग ट्यूब या ब्रांच्ड एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो ईयर है ये क्या कर रही है, एक्चुअली ये ईयर साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से कंपार्टमेंट है, सबसे पहला कंपार्टमेंट अगर आप देख पा रहे हैं तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट,
साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में, जो ये पार्ट हुआ जो साइटोप्लाज्म में है। दूसरा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो इनसाइड द ल्यूमेन, यानी कि अगर हम इस मेम्ब्रेन को अगर हम देखें, इस मेम्ब्रेन को, तो एक पार्ट ये जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ और एक ये जो कि ल्यूमेन की तरफ, इसी का जिक्र किया गया है, यानी कि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईयर से लेकर है वो इसके शेप को लेकर डिस्कस किया गया है। किसका अगर हम शेप देखें, ईयर का अगर हम शेप देखें तो हमें इसके 3 तरह के शेप दिखते हैं। जो पॉसिबल शेप्स हैं, इसके 3 पॉसिबल शेप्स हैं। कौन कौन सा? एक इसका शेप है, इसे आप वेसाइकल कहेंगे। अगर इसकी शेप कुछ इस तरह से है तो आप इसे सिस्टर्नी कहेंगे। अगर इसकी शेप कुछ इस तरह से ब्रांच्ड है तो आप इसे ट्यूब्यूल कहेंगे। इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है। बढ़िया। तो आई थिंक आपको शेप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके टाइप्स को लेकर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स कौन कौन से? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? सपोज ये है आपके पास एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप, क्या बताया था इसे कौन सा शेप बताया था? इसे सिस्टर्नी बताया था, है ना। नाउ सपोज आप कोई भी शेप ले सकते हैं। नाउ इस इनर स्पेस को आपने क्या बोला? इनर स्पेस को आपने बोला ये ल्यूमेन है। अब इसके साथ क्या होंगे कि सपोज यहाँ आपके पास एक mRNA आया, मैसेंजर आरएनए, और इसके साथ क्या लगेंगे इसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का ये स्मॉलर पार्ट एंड ये है इसका लार्जर पार्ट, लार्जर सब यूनिट। अब क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम किया जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट अटैच होता है? तो आप कहेंगे लार्जर। दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट वन, रफ है क्यों? ये रफ इसलिए है क्योंकि इस राइबोसोम के ऊपर राइबोसोम्स, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। सो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि राइबोसोम का शेप कैसा होता है? ग्रैनुलर, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? आपको ये रफ लगेगा। यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है। अब राइबोसोम के एब्सेंट की वजह से इसका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ राइबोसोम नहीं है। यहाँ राइबोसोम है, इट मेक्स द सरफेस रफ, क्योंकि इसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप कहेंगे आरईआर के ऊपर राइबोसोम्स हैं। नाउ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन सा सब यूनिट राइबोसोम का अटैच होता है? दैट इज द लार्जर सब यूनिट। एक और यहाँ पर, क्या इस अटैचमेंट के लिए कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है? यानी कि अगर हम इस जगह पर देखें, यहाँ पर क्या कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है? तो आंसर इज यस। ये एक्चुअली प्रोटीन ही है जो इस राइबोसोम को हेल्प करती है। सो प्रोटीन विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट? लार्जर, ऑफ द राइबोसोम ऑन ईआर, यानी ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा प्रोटीन है? इसे आप कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन, चलिए पूरा कैपिटल लिख देते हैं, राइबोफोरिन। ये है राइबोफोरिन। बढ़िया। सो राइबोफोरिन इज द प्रोटीन। ये किस में हेल्प करवा रहा है? इस राइबोसोम को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच करने में हेल्प करवा रहा है ना। अगर ये नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? एसईआर। अब एक चीज और,
राइबोसोम होता है कहीं भी, अगर राइबोसोम है तो आप क्या कहेंगे, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से कि आर ई आर का नंबर कहाँ ज़्यादा होगा, सो ऑब्वियस सी बात है वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ आर ई आर का नंबर ज़्यादा होगा। बढ़िया। अब आता है एक पॉइंट आपके पास एस सी आर को लेकर, एस सी आर को लेकर। ये जो एस सी आर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, स्टेरॉइड्स एंड विटामिन सिंथेसिस। अगर इनके सिंथेसिस में हेल्प करते, कौन करेगा? एससीआर, आरईआर नहीं, आरईआर प्रोटीन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हो गया डन। अगर आप नीचे पैराग्राफ में देखें तो आप देख सकते हैं क्लियरली यही मेंशन है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surfaces is called rough endoplasmic reticulum, RER. In the absence of the ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. जैसा हमने बोला कि RER आपको कहाँ मिलेगा ज़्यादा, जहाँ आपको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum, SER का जिक्र कर रहे हैं, is the major site for the synthesis of lipids. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. बढ़िया। तो यहाँ से आई थिंक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपको पढ़ते वक्त कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पुट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन की शुरुआत ही उस क्वेश्चन को लेकर ही करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट, दैट इज द गोल्जी एपरेटस। अगर हम गोल्जी एपरेटस को देखें तो ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ मेंशन है और ये ईयर मेंशन है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर नेटवर्क जैसा ये भी है स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ है? न्यूक्लियस के पास। दीज आर लेटर नेम्ड, क्योंकि इन साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्जी, तो उन्हीं के नाम पर एज अ ऑनर इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? गोल्जी बॉडीज, आफ्टर हिम, आफ्टर हिज नेम। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 म्यूमीटर टू 1 म्यूमीटर इन डायमीटर। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप इस एक सिस्टर्नी का अगर आप डायमीटर देखें तो इस डायमीटर का रेंज बताया गया है, इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 म्यूमीटर, म्यू मतलब 10⁻⁻6 मीटर है, तो 10⁻⁻6 मीटर टू 1 म्यूमीटर इन डायमीटर, इसकी बात, इसका जिक्र किया गया है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। स्टैक्ड मतलब जैसे आप एक वो खेलते होंगे, कैरम खेलते होंगे, तो उसकी गोटियों को आप एक के ऊपर एक रखते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैक्स। हम कॉइन को भी करते हैं ऐसे, स्टैक्स ऑफ कॉइन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। सो ये सिस्टर्नी क्या है, एक के ऊपर एक स्टैक्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये नंबर फिक्स नहीं है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or forming face and concave trans और the maturing face। बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से जिक्र करें तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बताया गया है उसी का जिक्र करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, ये सिस फेस क्या है, फॉर्मिंग फेस क्या है, कॉन्वेक्स फेस क्या है, ट्रांस फेस क्या है, मैच्योरिंग फेस क्या है, कॉनकेव फेस क्या है, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्लाइड पर। यहां पर अगर आप देखें तो ये मान लीजिए एक सेल है, किसका जिक्र कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी। साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे ना। अब इनके पास अगर आप देखें
इन्होंने ऑब्जर्व किस पे किया था? आउल के न्यूरॉन पे। उल्लू होता है ना, उल्लू के न्यूरॉन में इनको डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखा था। उसी को इन्होंने गोल्जी बॉडी इनके नाम पर वो रखा गया, गोल्जी बॉडी। नाउ अगर आप एक सेल को देखें, इस सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यूक्लियस है। ये रहा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस यहाँ पर आपने देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं गोल्जी बॉडी का। चलिए, तो गोल्जी बॉडी यानी कि इधर आपको क्या दिख गए? इधर आपको सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सपोज, तो आपको यहाँ दिख जाएंगे इस तरह से गोल्जी बॉडीज। एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, दो से ज्यादा भी सिस्टर्नी, ये क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पर क्या पॉइंट बताया गया है आपको? अगर आप इस गोल्जी बॉडी को देखें तो ये हिस्सा जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, ठीक, इस पार्ट को बोला गया है सिस फेस। क्या बोला गया है इसे? सिस फेस। और यहां पर इसी सिस फेस पर कोई भी चीज बननी स्टार्ट होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस ना। अब इसके अपोजिट पार्ट को देखें, यानी कि इस फेस को, ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है। इस पार्ट को अगर हम देखें तो कोई भी चीज बननी कहाँ शुरू हुई? फॉर्मिंग फेस में। मैच्योर कहाँ होगी? ट्रांस फेस में। तो ये क्या है? ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। तो आई थिंक अब आपको सिस फेस, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, फॉर्मिंग फेस में कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों ऐसा नाम दिया गया है और कौन सा ऐसा फेस है। बढ़िया। अब इस ट्रांस फेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी चीज मैच्योर होती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, इसको हमने बोला मैच्योरिंग फेस। ठीक है। आप यहाँ एक होमवर्क करेंगे। होमवर्क ये है कि आपको दिया गया है यहाँ पर डैश, और यहाँ पर भी दिया गया है डैश। सिस हमने बताया, फॉर्मिंग फेस बताया, क्यों फॉर्मिंग फेस है ये भी बताया, ट्रांस फेस है विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों मैच्योरिंग फेस बोलते हैं ये भी कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन अब आपको बताना है कि इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा फेस होगा? कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव हम किससे लिखेंगे? कॉन्केव। यानी कि सिस फेस या फॉर्मिंग फेस में हम कॉन्केव लिखेंगे या कॉन्वेक्स लिखेंगे? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस में हम कॉन्केव लिखेंगे या कॉन्वेक्स लिखेंगे? ये आपका होमवर्क है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इस गोल्जी बॉडी की। यहाँ पर आई थिंक आपको ये बात डिस्कस समझ आ गया होगा। स्टिल कोई दिक्कत अगर है तो आप ये पूछ सकते हैं। एक नोट पॉइंट वाली बात यहाँ पर ये है, ये बताई जाती है कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट के केस में, प्लांट्स के केस में ओनली वन सिस्टर्नी इज प्रेजेंट। तो इफ ओनली वन सिस्टर्नी अगर की बात कर रहे हैं, इफ ओनली वन सिस्टर्नी इज प्रेजेंट, और वो दिखता कहाँ है? प्लांट्स में। यानी कि इफ ओनली वन सिस्टर्नी, एक ही सिस्टर्नी दिखे, यानी कि मोर देन वन सिस्टर्नी ना हो, एक ही सिस्टर्नी दिखे, और वो दिखेगा कहाँ? जनरली प्लांट्स में दिखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डिक्टियोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्टियोजोम। ठीक है। चलिए, इसका मतलब डिक्टियोजोम क्या हुआ? डिक्टियोजोम वो गोल्जी बॉडी है हैविंग सिंगल सिस्टर्नी, उसको हमने बोला डिक्टियोजोम। कहाँ हमें जनरली देखने को मिलेगा? तो आंसर है प्लांट्स में। बढ़िया। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये गोल्जी बॉडी की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक पॉइंट पढ़ना है, रोल ऑफ गोल्जी बॉडी। आखिर इसका काम क्या होता है? रोल कह ले या फंक्शन कह ले, रोल या फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या है? ये सारे तो हमने पॉइंट्स इसके स्ट्रक्चर के पढ़े। सो गोल्जी बॉडी किस में हेल्प करता है? मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में, सॉर्टिंग में। तो हम एक एक करके इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। नाउ गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन पैकेजिंग,
फाइनल सॉर्टिंग, जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रोटीन प्रोटीन आप वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स के चेन्स बनते हैं, ठीक है। फिर वो फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग होती है, तो गोल्जी बॉडी उनमें हेल्प करता है, ये आप स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना। यही क्या है, यही प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम्स। ये किस में हेल्प करता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स में, इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा रोल ऑफ गोल्जी बॉडी भी है, कुछ है जो कि इसके एक्स्ट्रा रोल है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके फंक्शन को लेकर। वो ये है कि आपने पढ़ा होगा, एक्रोजोम के बारे में आप जानते होंगे। एक्रोजोम, जैसा कि मान लीजिए ह्यूमन का स्पर्म है, दिस इज द टेल पोर्शन, और ये न्यूक्लियस वाला पार्ट जिसे हम हेड कह रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा एक्रोजोम होता है यहाँ पर। तो एक्रोजोम इन स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोजोम इन स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, कौन बनाता है? इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई थिंक आपको गोल्जी बॉडी समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट होगा अगर, तो आप कमेंट सेक्शन का अगेन यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। द गोल्जी apparatus principally performs the functions of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or to the secreted outside the cell. पैकेजिंग में हेल्प करेगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus, इसीलिए सिस फेज को आपने फॉर्मिंग फेज बोला था। एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, क्योंकि वहां पर आपके ट्रांस फेज की तरफ, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज बन जाती है, तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. बहुत जबरदस्त यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो बात जो की हुई है, ये सारा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट डिस्कशन है आपकी लाइसोसोम को लेकर। अब लाइसोसोम में क्या पॉइंट डिस्कस किया है वो देखिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है लाइसोसोम को लेकर कि एक तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इसे मान लीजिए वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, जैसे कि लाइपेज, जैसे कि प्रोटीएज, आप यहाँ देख सकते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस या कार्बोहाइड्रेजेस। अब अगर पूछा जाए कि ये तीनों किस तरह के एंजाइम्स हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ठीक, यानी कि कैसा बिहेव कर रहे हैं? हाइड्रोलेज की तरह। ऑप्टिमली एक्टिव इन एट द एसिडिक पीएच, किस पीएच पर ये काम करता है? एसिड या बेसिडिक? तो आप कहेंगे एसिडिक पीएच पर ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिडिक पीएच। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, भाई कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स क्योंकि प्रोटीएज है, लिपिड्स क्योंकि लाइपेज है, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये था आपका लाइसोसोम को लेकर। लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको जानने हैं, और वो ये है कि जो आपका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इसका पॉलीमॉर्फिक नेचर होता है। इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, इसलिए ये क्या शो करता है? इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये लाइसोसोम शो करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अगर आप देखें तो ये प्राइमरी लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉर्म में भी, सेकेंडरी फॉर्म में भी, टर्शरी फॉर्म में भी, एंड ऑटोफेजी। एक टर्म आता है ऑटोफेजी,
ऑटोफेजी का मतलब क्या हुआ? ऑटोफेजी का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेली है जो कि ओल्ड हो गई है, ओल्ड हो गई है, अब ये इसकी एफिशिएंसी अब घट गई है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। इट फ्यूजेस विद द ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड रिसाइकिल इट, और इसको रिसाइकिल करेगा। इसके इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ठीक, तो इट विल, और ये इसको रिसाइकिल करेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी ना। तो इसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपने देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ऑटोफेजी भी है। अब एक्चुअली इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक एंटायर एक सेल हो गई, ये आपके पास एक सेल है और इस सेल के अंदर यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर सपोज कि न्यूक्लियस का पार्ट है। क्या है यहां पर, न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस रेटिकुलम से आपने देखा होगा वेसाइकल्स निकलते हैं, वेसाइकल लिख लें। अब ये है वेसाइकल। अब ये जो वेसाइकल है, ठीक है, अब ये जो वेसाइकल है ये क्या करेंगे, ये इन सिस्टर्नीज से क्रॉस करेंगे। ये किसके हैं, गोल्जी बॉडी के। ये सिस्टर्निसिस फेज याद है ना आपको, जैसे आप कहते हैं फॉर्मिंग फेज। ये क्या करेंगे, सिस्टर्नी से, क्योंकि ये स्टैक्स एक के ऊपर एक लगे होते हैं, दे फॉर्म दे स्टैक्स। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 या 4 सिस्टर्नी ले लिया, सपोज 4 सिस्टर्नी हमने ले लिया। ठीक है, तो ये एंड इसका तो फॉर्मिंग फेस हो गया, दिस इज द फॉर्मिंग फेस, और ये इसका मैच्योरिंग फेस। अब ये वेसाइकिल इससे क्रॉस करता जाएगा और मैच्योर होता जाएगा। जब ये वेसाइकिल यहाँ पहुंचेगा तो ये मैच्योर हो चुका रहेगा। और अब इसका नाम, क्योंकि अब इसके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, क्योंकि पहली बार बनकर आया है फॉर्मिंग फेस, आपके मैच्योरिंग फेस में, तो आप इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये, ठीक है, अब ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ सेल से कहीं से भी कोई फूड आई, यहाँ से क्या आया, कोई भी फूड आया। ठीक, सेल के अंदर कोई भी फूड आया और ये यहाँ पर फूड वैक्यूल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस फूड के साथ मिलकर इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि अब आ गया इसका सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज ये रहा ये फूड, और इसको अब ये क्या करेगा, डिग्रेड करना शुरू कर दिया। यानी कि ये फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिल जाएगा और इस फूड के डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा। इसके फूड के डाइजेशन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको आप कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, इसे आप कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम ना। अब फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, जो डाइजेस्टेड पार्ट्स रहेंगे, जो डाइजेस्टेड पार्ट्स रहेंगे उनको ये क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड वन उनको एक्सक्रीट करेगा। तो डाइजेशन करने के बाद एंजाइम्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिमूव कर रहा है। और अब आप इसको थर्ड पॉइंट जो है इसको आप कहेंगे रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल बॉडी। तो आप कहेंगे कि मैम ने स्टार्टिंग में तो टर्शरी लाइसोसोम बताया था, उसका नाम तो कहीं आया ही नहीं, इसी को आप कहते हो टर्शरी लाइसोसोम, इसी को आप कहते हो टर्शरी लाइसोसोम। यानी कि टर्शरी लाइसोसोम कहो या रेसिडुअल बॉडी बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो ये था, इसी की वजह से हमने बोला था लाइसोसोम को कि इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई थिंक अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट हमने बताई, ये समझ में आ गया होगा। तो फॉर्म्स ऑफ या टाइप्स ऑफ लाइसोसोम बोले तो आप क्या बोलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, 4 फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है कि इट विल डाइजेस्ट द ओल्ड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको आपके एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये भी आपको बताया गया था, इट एक्ट्स एट एसिडिक पीएच। ठीक है,
तो ये यहाँ से आपको आई थिंक लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। अब बारी आती है आपके वैक्यूल्स की। वैक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ है आपके पास वैक्यूल्स, सो लाइसोसोम इज डन। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी कहती है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन का एक खास नाम है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अभी आएंगे हम वहां पर। कहाँ पर मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन्स वाटर, सैप, excretory product and other materials which are not useful for the cell. Very important it is. क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ पर। The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast। आ गया उसका नाम। ये जैसे मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आपको वैक्यूल मिल रहा है। तो इस वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। यानी कि टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर, सपोज ये साइज है प्लांट सेल की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया ऑक्युपाई करके, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करके है, वो कौन है? आपका वैक्यूल। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट आपको पता होगा, विच हेल्प्स the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये था साइटोप्लाज्म, ये था साइटोप्लाज्म और ये है वैक्यूल। तो अगर हम पूछें कि कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होगा या साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। एक यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है और यहाँ से असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर एनसीईआरटी कहती है इन एमीबा। एमीबा क्या है? जब आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा किंगडम प्रोटिस्टा है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब प्रोटिस्टा में आते हैं। इन एमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना एंड एक्सक्रीशन। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, ये भी एक प्रोटिस्टा ही है, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब एक्चुअली जरूरत पड़ गई है इस वैक्यूल को अच्छे से समझाने के लिए। सी, ये है आपके पास एक वैक्यूल, ये है एक वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल का डिस्कशन करें तो ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसमें भी क्या है? मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सिंगल या डबल? तो आप कहेंगे सिंगल। क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का? आप कहेंगे टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक होता है आपके पास जिसका जिक्र भी एनसीईआरटी करती है, वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलेगा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसा कि आपने अभी अमीबा देखा। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड वैक्यूल, उसे आपने बोला फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये कहाँ मिलेगा? ये किस में हेल्प करता है? फूड इज इनगल्फ फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि किस में हेल्प कर रहा है? एंडोसाइटोसिस, अंदर ले रहा है, एंडोसाइटोसिस में, ठीक है। किसका फीचर है ये? क्या ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा? नहीं, आंसर इज यूकैरियोट में होगा, इन यूकैरियोटिक सेल। आपको यूकैरियोटिक सेल में ये मिलेंगे। थर्ड टाइप का एक वैक्यूल को डिस्कस किया जाता है, दैट इज द सैप वैक्यूल, सैप
वैक्यूल। अब सैप वैक्यूल क्या है, कहाँ मिलेगा? सैप कहते किसे हैं? सैप इज इक्वल टू वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स को हम कहते हैं सैप। यही वो वैक्यूल के अंदर होगा। ठीक है, बढ़िया। कहाँ मिलेगा ये? तो ये मिलेंगे आपको प्लांट सेल में, प्लांट सेल में यानी कि प्लांट्स में, प्लांट सेल कह लीजिए, प्लांट्स कह लीजिए। यूग्लिनोइड्स में भी मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स में भी आपको ये मिलेंगे। चलिए, जैसे कि मान लीजिए सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है सपोज, तो इसकी इंटायर वॉल्यूम क्या है? 90% वॉल्यूम आपकी क्या है? वैक्यूल की। इसी में वो सैप मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक फोर्थ टाइप का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक फोर्थ टाइप का है। फोर्थ टाइप का जो आपको मिलेगा उसे आप कहते हैं फोर्थ वैक्यूल। फूड वैक्यूल हो गया, सैप वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, एक इंपॉर्टेंट है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। अब ये जो गैस वैक्यूल है, ठीक है, ये लिपिड लेयर का नहीं बना होता। ठीक, बात समझ आ गई? कहाँ होगा ये, कहाँ प्रेजेंट होगा? ये मिलेगा आपको साइनोबैक्टीरिया में यानी कि बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसमें मिलेगा आपको। ये मिलेगा पर्पल, सल्फर बैक्टीरिया में, और आपको ये मिलेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, गैस वैक्यूम ना। इसके साथ ही आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी, तो ये पूरा पार्ट आपका डन हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन का यूज़ करके डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे सेशन आएगी वो आएगी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स नहीं है, दैट इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स को लेकर। उसके बाद हम जिक्र करेंगे साइटोस्केल्टन को लेकर, सिलिया एंड फ्लैजला, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा डन। तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को लेकर। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।